स्वागत है आपका E2E क्लासेस में। आज हमारा विषय है हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा। अब हिंदी साहित्य इतिहास के संदर्भ में ये परंपरा क्या चीज़ है, आज इस विषय पर हम पूरी बातचीत करेंगे। देखिए, वस्तुतः बात ऐसी थी कि जब हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा जा रहा था तो इतिहास लेखन में कुछ त्रुटियां रह जा रही थी। आज के विद्यार्थियों के समक्ष जिस तरीके से पूरी तरह से ठीक ठाक स्थिति में एक इतिहास पहुंच पा रहा है, वैज्ञानिक प्रमाणिक ढंग से उनमें बातें लिखी हुई हैं, तो शुरुआत में ऐसी स्थिति नहीं थी। तो इस विषय के अंदर, इस टॉपिक के अंतर्गत हम ये जानेंगे कि वो कौन व्यक्ति थे जिन्होंने हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखने का प्रयास किया, किस भाषा में थे और उनके बाद किस तरह से किन किन लोगों ने इतिहास लेखन की एक परंपरा विकसित की और उसमें अपना योगदान दिया। आज हिंदी के जितने भी विद्यार्थी हिंदी साहित्य को जब पढ़ना आरंभ करते हैं तो उनकी शुरुआत इसी बिंदु से होती है, इसी विषय से होती है कि इतिहास लेखन की परंपरा क्या रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में जैसा कि आपको नजर आ रहा है, आपको कुछ विद्वानों के दिए गए तथ्यों को ध्यान देना है। तो मैं यदि आपको बताऊं एकदम आसान तरीके से, तो हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में पहला नाम गारसा द तासी का आता है। अब आप सोचेंगे गारसा द तासी हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में, तो निश्चित रूप से हिंदी साहित्य में तासी जी का योगदान सबसे पहला है। और ये कहाँ के रहने वाले थे और इन्होंने किस तरह से हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखा, ये सारी पूरी बातचीत अभी आपको आगे उपलब्ध होगी, पूरी जानकारी प्राप्त होगी। बहरहाल आपको एक पहले लेखकों का एक क्रमवार तो अंकन कर लेना चाहिए नाम, क्योंकि आपको पता रहे कि एटलीस्ट जब आप एक दीर्घ प्रश्न के उत्तर को लिखने के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपका पूरा जो आंसर फ्रेम है वो कितने रूपों में विभक्त होगा, कितने विभागों में वो बटा होगा। तो आपको ये जो 7 नाम नजर आ रहे हैं ना, जॉर्ज ग्रियर्सन, मिश्र बंधु, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम कुमार वर्मा, इन्हीं लोगों के योगदान पर आपको अपना एक उत्तर तैयार करना है। इसमें कहीं कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए। आप अगर इन विद्वानों के दिए गए इतिहास ग्रंथ का परिचय अपने उत्तर में लिख देंगे तो वो एक दीर्घ प्रश्न के लिए पर्याप्त आंसर सामग्री होगी, एक उत्तर की सामग्री होगी। तो अभी आपको ये स्क्रीन पे नजर आ रहा है 7 नाम, अच्छे से नोट कर लीजिए। हम लोग पूरे नामों पर बारीकी से चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं। अब पहला, फ्रेंच विद्वान गारसा द तासी। अब जैसा कि आपको यहाँ स्क्रीन पे नजर आ रहा है, ये किस तरह के विद्वान थे, तो ये फ्रांस के रहने वाले थे। फ्रांसीसी भाषा में इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा और ये फ्रेंच विद्वान कहलाते थे। हुआ ना आश्चर्य, हिंदी साहित्य का पहला इतिहास एक फ्रेंच विद्वान लिखता है। वस्तुतः इसके पहले यदि बात होती है कि क्या तासी से पहले किसी ने नहीं लिखा इतिहास, तो मैं आपको बता दूं कि तासी से पहले, अब चूंकि ये अंग्रेज जब हमारे यहाँ आए व्यापारिक दृष्टिकोण से, फिर धीरे धीरे वो यहाँ रचने बसने लगे, तो जब वो शिक्षा का प्रसार करना चाहते थे तब उन्हें ये अनुभूति हुई कि भारतीयता को समझने के लिए, इसकी भाषा के विकास को समझने के लिए, यहाँ के साहित्य को समझने के लिए उन्हें हमारी भाषा सीखनी होगी। और जब उन्होंने भाषा सीखी तो उन्हें महसूस हुआ कि हमारे साहित्य का एक परंपरागत अध्ययन वो करें, जिसकी वजह से कुछ कुछ विद्वानों को ये रुचि जगी कि हिंदी साहित्य का इतिहास वो लिखें। तो गारसा द तासी उनमें से एक ऐसे ही व्यक्ति रहे। लेकिन ये भ्रम कतई ना पालिएगा कि तासी से पहले साहित्य का इतिहास लिखा ही नहीं गया था। रीतिकालीन या फिर आदिकाल से रीतिकाल तक की यात्रा में कुछ वैसे ग्रंथ पाए जाते रहे हैं जो कि इतिहास के समकक्ष स्थान पाते हैं, इतिहास ग्रंथ के समकक्ष, लेकिन उनमें क्या है, प्रमाणों का अभाव रहा। रचनाकारों की प्रामाणिक जानकारी, जिसे हम कहते हैं कि हमें कालक्रम पता हो
उसकी समय सीमा पता हो, उसी की लेखनी है यह स्पष्ट हो, और उसके बारे में जो भी मूलभूत जानकारियां होती हैं वैज्ञानिक प्रमाण उपलब्ध नहीं होने के कारण हम उन्हें पूरी तरह से इतिहास ग्रंथ की श्रेणी में नहीं रख पा रहे थे, जिसकी वजह से जैसे मध्य वार्ता साहित्य है, अब आपको तरह तरह के वार्ता साहित्य मिलेंगे, तो इस तरह से बहुत सारे ग्रंथ लिखने का प्रयास किया गया था, लेकिन वैज्ञानिकता की कमी होने की वजह से उन्हें पूरी तरह से इधर इस घेरे में नहीं रखा गया। तो जब प्रामाणिकता की बात आती है तो पहला जो शुरुआत हुआ वो तासी ने किया। तो आपको ये याद रखना है, ऑब्जेक्टिव मोड में ये सवाल पूछ सकता है कि फ्रेंच ये गार्सा द तासी ने किस भाषा में किताब लिखी थी, तो फ्रांसीसी भाषा में। आपको ये ध्यान देना है। देखिए, पुस्तक की रचना फ्रेंच भाषा में की इन्होंने, ठीक है, एकदम याद रखना है कि गार्सा द तासी ने अपने इतिहास ग्रंथ की रचना फ्रेंच भाषा में की थी। इनके किताब का नाम क्या था, ध्यान से पढ़िएगा, इस्तवार। वर्तनी देखकर आपको घबराहट हो रही होगी, लेकिन घबराने की बात नहीं है। उच्चारण यदि आप ध्यान से सुनेंगे तो निश्चित रूप से आपको याद करने में सुविधा होगी। तो ये क्या है, इस्तवार द ला लिटरेतूर एंदुई एंदुस्तानी। क्या है, इस्तवार द ला लिटरेतूर एंदुई एंदुस्तानी। लितरे को एक साथ बोलेंगे, फिर त्यूर को एक साथ बोलेंगे, लितरे त्यूर एंदुई एंदुस्तानी। अब आप ये कह सकते हैं कि अभी हिंदुस्तान जो हम कहते हैं तो उधर के भौगोलिक परिवेश में निर्मित कंठ से हा ना निकलकर ए निकलता था, इसलिए हिंदुई का एंदुई हुआ, हिंदुस्तानी का एंदुस्तानी हुआ। तो इनके किताब का नाम क्या है, इस्तवार द ला लिटरेतूर एंदुई एंदुस्तानी। मैं एक बार फिर आप लोगों को स्पष्ट कर दे रही हूं कि अभी जब आप एक दीर्घ प्रश्न के उत्तर को समझने के लिए तैयार बैठे हैं, यहीं से आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी तैयार होता जाएगा। ये सवाल आ सकता है कि तासी के किताब का नाम क्या था, ठीक है। अब बात करते हैं, यह पुस्तक 2 भागों में बटी हुई है, ठीक है। पहला भाग का जो प्रकाशन है वो 1839 ईस्वी में हुआ, यह ध्यान रखना है, और दूसरे भाग का प्रकाशन 1847 ईस्वी में हुआ। पूरी उन्होंने जो इतिहास में चीजें बटोरी उसे क्रमबद्ध किया, वर्तनी में ढाला, लिखा, और इसके बाद ये किताब 2 भागों में आई, पहले 39 और फिर दूसरा 1847। अब आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप सब्जेक्टिव आंसर लिख रहे हैं तब तो यह वाक्य पूरी तरह से आप लिखेंगे, ठीक है। लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव में सवाल आ रहा है कि हिंदी साहित्य का इतिहास तासी के द्वारा लिखा हुआ वो कब प्रकाशित हुआ था, तो जब ऑब्जेक्टिव मोड में हम समय बताते हैं तो वो पहले भाग का ही प्रकाशन बताते हैं। आपसे बहुत गहराई से ऑब्जेक्टिव में सवाल नहीं पूछेगा कि आप तासी की किताब का प्रकाशन जो 2 भागों में हुआ है उन दोनों का प्रकाशन वर्ष बताएं, ऐसा नहीं होगा। केवल पहले भाग का प्रकाशन बतलाना है 1839 ईस्वी, ठीक है। बहुत ही साधारण, बहुत ही सरल जानकारी आपको हर लेखक के बारे में प्राप्त करनी है और उसे ही लिख देना है। और एक चीज ध्यान रखिए कि जब आप लेखक, किसी भी इतिहास लेखक के किताब के बारे में जानकारी दे रहे हैं तो कुछ चीजें कॉमन है, सामान्य है, वो होगी ही उनके ब्यौरे में। जैसे उनकी किताब का नाम, उनकी किताब किस भाषा में है, उनकी किताब का प्रकाशन कब हुआ और उनकी किताब की विशेषता क्या है, यह आपको ध्यान देना है। तो बस यही 4-5 बिंदुओं के माध्यम से एक लेखक पर जो आंसर मटेरियल है वो तैयार हो जाएगा। तो अब आगे ध्यान दें, तासी ने अपनी पुस्तक में हिंदी और उर्दू के अनेक कवियों का विवरण अंग्रेजी वर्ण क्रमानुसार दिया है। आपको यह ध्यान देना है, अब तासी की किताब की विशेषता क्या है कि उन्होंने हिंदी और उर्दू के अनेक कवियों का विवरण तो दिया, लेकिन कैसे दिया, अंग्रेजी वर्ण क्रम के अनुसार दिया। जैसे डिक्शनरी में आप देखते हैं ना, ABCDEFGH इस तरह से सीरियल वाइज रहता है शब्द, और उसमें भी वॉवेल के अनुसार एक एक शब्द एक के बाद बी वाला लेटर आता है, तो बिल्कुल उसी ढंग से इन्होंने अंग्रेजी वर्ण के अनुसार दिया। अब यानी किसी 2 लेखक का नाम ए से शुरू हो रहा है, लेकिन एक का जन्म हुआ है 1735 में
और एक का जन्म हुआ है 1865 में। तो इन्होंने क्या किया, कालक्रम के अनुसार न ध्यान देकर अंग्रेजी वर्ण के अनुसार इन दोनों लेखकों को एक ही पन्ने पे लिख दिया। अब आपको सुविधा कैसे होती है, ये जानने में सुविधा होती है ना कि फलाना लेखक किस काल का है, किस कालखंड का है। क्यों? क्योंकि जब हम लेखक को पढ़ रहे होते हैं तो ये केवल उसके लेखन क्षेत्र में आने की आयु नहीं है या उसके जन्म लेने का तिथि मात्र नहीं है। जिस परिवेश में लेखक जन्म लेता है और जब वो लिखना शुरू करता है, उस समय की स्थितियां, उस समय के विचार उसके लेखनी में उतर रहे होते हैं। मान लीजिए कि जब कोई लेखक सती प्रथा के समय में अपनी रचना बुन रहा होगा, तब निश्चित रूप से वो सामाजिक समस्याएं उसके रचना में नजर आएगी। आज कोई रचनाकार यदि अपनी रचना कर रहा है तो आज की तत्कालीन समस्याओं की झलक मिलेगी। तो इस तरह से अलग अलग कालखंडों में जो लेखक उत्पन्न होते हैं, उनकी रचनाओं पे उस तत्कालीन परिस्थिति का प्रभाव स्पष्ट होता है। इसीलिए हमें यह पहचानने में और उन्हें पढ़ने में बहुत दिक्कत होगी। तो एक ये इनकी किताब की एक तो ये विशेषता भी है, लेकिन एक कमी भी है कि ये अंग्रेजी वर्ण क्रमानुसार अपना विवरण दे रहे थे। ठीक है, ये पूरी बात आप समझ चुके हैं। अब देखिए अगला बिंदु, गारसा दत्तासी के ग्रंथ में कुल 738 कवि हैं, जिनमें से हिंदी के 72 और शेष उर्दू के कवि हैं। ये ध्यान दीजिए, आपको ये फैक्ट याद रखना है कि इनके ग्रंथ में कुल कितने कवि हैं। ये ऑब्जेक्टिव में तो नहीं पूछेगा, लेकिन जब आप सब्जेक्टिव आंसर बना रहे हैं तो यहाँ पर आपको डिटेलिंग करना आवश्यक होगा। और किसी भी तरीके से यदि आप भविष्य में नेट के एग्जाम की तैयारी करेंगे तो वहाँ पर ये सारा ब्यौरा काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो अगर आप अभी ग्रेजुएशन से ही तैयारी कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि आपको हिंदी को लेकर करियर आगे बढ़ाना है, किसी भी कंपटीशन के एग्जाम में हिंदी का एक पेपर होता ही है, तो केवल आप इसको छोटे लक्ष्य के लिए तैयार ना करें, छोटे लक्ष्य के लिए ना पढ़ें कि आपको केवल एक यूनिवर्सिटी का एक डिग्री एग्जाम कंप्लीट करना है। नहीं, कब ये टॉपिक फिर के घूमकर आपके पास आ जाएगा, कहा नहीं जा सकता है। इसीलिए आप इस सारे तथ्यों को एकदम एक बार के पढ़े में ही समझ लीजिए बारीकी से कि इन तथ्यों का महत्व क्या है। तो तासी के किताब के बारे में और तासी के बारे में जानकारी इन बिंदुओं से अभी प्राप्त हो रही है कि पुस्तक की रचना फ्रेंच भाषा में हुई है। किताब का नाम इस्तवार द ला लिटरेतुर हिंदुस्तानी है। इसका प्रकाशन 1839 ईस्वी में और दूसरे भाग का प्रकाशन 1847 में हुआ। तासी ने अपनी पुस्तक में हिंदी और उर्दू के अनेक कवियों का विवरण अंग्रेजी वर्ण क्रमानुसार दिया है। और तासी के ग्रंथ में कुल 738 कवि हैं, जिनमें हिंदी के 72 और शेष उर्दू के कवि हैं। अब बात करते हैं शिव सिंह सेंगर की। तो इतिहास ग्रंथ में जब इतिहास लेखन की परंपरा विकसित हो रही थी तो दूसरा प्रमुख नाम आता है शिव सिंह सेंगर का। अब देखिए, हिंदी भाषा में रचित दूसरा महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ शिव सिंह सरोज का है। कैसे? अब आप यहां देख रहे हैं दूसरा। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में हिंदी साहित्य में लिखा गया जो पहला ग्रंथ था वह था महेश दत्त शुक्ल का। हालांकि महेश दत्त शुक्ल की किताब में इतनी बारीकियां नहीं थी कि इसे परंपरा में शामिल किया जाता, लेकिन फिर भी अगर ये महेश दत्त शुक्ल, अगर ये सवाल मन में उत्पन्न हो कि हिंदी भाषा में पहला लेखन किसने किया, बस इस सामान्य जानकारी के लिए बता रही हूं कि महेश दत्त शुक्ल ने लिखा था भाषा काव्य संग्रह। ठीक है, ये चाहे तो आप अपने दीर्घ प्रश्न के उत्तर में ऐड कर सकते हैं, इससे कोई नुकसान नहीं होगा, फायदा जरूर हो सकता है। ठीक है, तो आप दे सकते हैं। ये पहले लेखक हैं जिन्होंने हिंदी भाषा में लिखा था, इसीलिए यहाँ लिखा गया कि दूसरा महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ शिव सिंह सेंगर ने लिखा और किताब का नाम क्या था? शिव सिंह सरोज। शिव सिंह सेंगर की किताब का नाम है शिव सिंह सरोज। ठीक है,
और इस ग्रंथ का प्रकाशन कब हुआ? 1883 ईस्वी में। बिल्कुल वही फैक्ट, लेखक, इतिहास का लेखन किसने किया, उसकी किताब का नाम क्या था, प्रकाशन वर्ष क्या है और उस किताब की विशेषता क्या है। तो शिव सिंह सरोज में लगभग 1 सहस्र का मतलब होता है 1000, लेकिन जब आप हिंदी के विद्यार्थी हैं तो 1 सहस्र लिखना उचित है। लगभग में आप जब काउंटिंग करते हैं तो हमें वो 838 की संख्या प्राप्त होती है। 1 सहस्र भाषा कवियों का जीवन चरित्र तथा उनकी कविताओं का उदाहरण दिया गया है। ठीक है, इस किताब की विशेषता क्या है कि लगभग 1000, यानी नंबर की बात करें तो 838 कवियों का जिक्र है। और वो भी इन्होंने केवल कवियों का जिक्र नहीं किया है, उन्होंने जीवन चरित्र बतलाया है और उनकी कविताओं का उदाहरण भी दिया है। तो जब आप किसी लेखक को पढ़ रहे हैं तो उसमें क्या विशेषता होगी कि वो किस कालखंड का है, उसकी पूरी जीवन यात्रा कैसे रही। रचना पर रचनाकार के परिवेश का असर रहता ही है, इसलिए जीवन चरित्र का बहुत महत्व योगदान है। तो इस तरह से ये शिवसेन सेंगर की बात हुई। आगे बात करते हैं डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन। तीसरे नंबर पे सबसे प्रमुख जो रचनाकार हैं, अब इनके बारे में बिंदु पढ़िए आप। सन 1888 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में ग्रियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्निक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का प्रकाशन हुआ। बहुत सारी बातें आ गई, इसको आराम से खंड खंड में विभाजित करके समझते हैं। सबसे पहले एक कमेटी थी, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। ठीक है, ये एक संस्था थी। ये संस्था साहित्य के बढ़ावा देने के लिए अपना योगदान देती थी। तो इस संस्था ने एक पत्रिका निकाली। ठीक है, इस संस्था से एक पत्रिका निकलती थी और कभी कभी आपको पता होगा कि जब कोई मासिक पत्रिका निकलती है तो उसमें कभी कभी विशेष अंक आता है, किसी रचनाकार पे डेडिकेटेड एक पूरा मैगजीन ही उसी पे डेडिकेटेड और बेस्ड होता है, तो उसे विशेषांक कहते हैं, यानी विशेष अंक। अंक मतलब भाग, मैगजीन का भाग। ठीक है, अंक मतलब गिनती वाला अंक नहीं है यहाँ। तो एक विशेष अंक प्रकाशित हुआ और क्या नाम था? द मॉडर्न वर्निक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ठीक है, यानी ग्रियर्सन द्वारा रचित जो किताब है, इतिहास ग्रंथ उन्होंने लिखा, उसका नाम था द मॉडर्न वर्निक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। और ये एक विशेष अंक के रूप में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के रूप में निकली थी। ठीक है, और साल था 1888 ईस्वी। अब देखिए दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु कि यह ग्रंथ सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ माना जाता है। सच्चे अर्थों में, क्यों? ये विशेषता आपको अभी नजर आएगी, क्योंकि एक तो इन्होंने 952 कवियों का उल्लेख किया। इनके कवियों की संख्या आप नोट कर लीजिए, 952। ये पहला इतिहास ग्रंथ वो भी प्रमाणिक रूप से क्यों माना गया? क्योंकि ग्रियर्सन ने कवियों और लेखकों का काल, यहाँ पर काल क्रमानुसार होगा। ठीक है, तो इन्होंने काल क्रमानुसार वर्गीकरण तथा उनकी प्रवृत्तियों का वर्णन किया। यानी ग्रियर्सन पहले व्यक्ति थे जिन्होंने विद्वानों का, लेखकों का जो जिक्र है वो काल क्रम के अनुसार किया। ठीक है, काल क्रमानुसार वर्णन किया और उनकी प्रवृत्ति भी बतलाई कि ये किस प्रवृत्ति के हैं, इनके लिखने का टेक्सचर क्या है, किस मुद्दे पर लिख रहे हैं और क्या क्या कर रहे हैं, बारीकी से इन्होंने बताया इन सारी चीजों का। और पहली बार हिंदी साहित्य का भाषा की दृष्टि से क्षेत्र निर्धारण किया इन्होंने और संस्कृत प्राकृत एवं अरबी फारसी मिश्रित उर्दू को उससे अलग किया। यानी जो हमारी भाषा थी वो काफी मिली जुली खिचड़ी थी। आपको पता होगा कि सधुक्करी भाषा थी कबीर की, ये आधुनिक काल आ चुका है, रीतिकाल की पूछ बची हुई थी अभी हमारे लेखकों के पास, तो उसका प्रभाव बचा हुआ था। तो ऐसे में संस्कृत प्राकृत अरबी फारसी मिश्रित जो भी उर्दू था उसको तो उन्होंने अलग किया। और दूसरी चीज कि इन्होंने काल क्रम के अनुसार वर्गीकरण किया। यही दो विशेषता जो है इस ग्रंथ को हिंदी साहित्य में पहला इतिहास ग्रंथ प्रमाणिक रूप से मानने पर विवश करती है।
और फिर इनके योगदान की बात करें तो 16वीं 17वीं शताब्दी के युग भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग मानना ग्रियर्सन की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। यानी जिसे हम कहते रहते हैं ना कि हिंदी साहित्य का जो स्वर्ण युग है वो भक्ति काल है, ये पहली बार यह सोच, यह विचार ग्रियर्सन की थी और इन्होंने दुनिया को बताया, इन्होंने अध्ययन किया और कहा कि ये तो स्वर्ण युग है। ठीक है, तो ये कुल मिला के जानकारी हुई ग्रियर्सन के बारे में कि क्यों ग्रियर्सन की किताब को हम लोग देखते हैं, महत्व देते हैं और इतिहास लेखन की परंपरा में इनका स्थान निर्धारित है। अब एक बात मैं आपको बता दूं कि ये जो किताब है ये अंग्रेजी भाषा में है। ठीक है, आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, इनकी किताब अंग्रेजी भाषा में आई थी, जैसे तासी की किताब फ्रेंच भाषा में है। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मिश्र बंधु की। तो सबसे पहले तो आपको ये जानना है कि मिश्र बंधु में मिश्र बंधु है कौन। बंधु मतलब होता है भाई। 3 व्यक्ति थे जिनका नाम था गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और शुकदेव बिहारी मिश्र। ये तीनों आपस में भाई, आपस में कहने का मतलब ये तीनों अपने भाई थे और इन तीनों ने मिलकर रचना करना शुरू किया। तो ये लोग सामूहिक तौर पर कहलाए मिश्र बंधुओं, मतलब मिश्र बंधु कहलाए। बंधु मतलब भाई और सभी का टाइटल मिश्र मिश्र आ रहा है इस वजह से। तो ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछ सकता है कि मिश्र बंधु का पूरा नाम बताएं, तो ये 3 व्यक्तियों का नाम आपको लिखना है, ये तीनों आपस में भाई हैं। अब इनकी किताब का नाम क्या है? मिश्र बंधु विनोद। बिल्कुल सहजता से समझिए, मिश्र बंधु विनोद इनकी किताब का नाम है और यह 4 भागों में बटी हुई है। प्रथम 3 भाग का प्रकाशन कब हुआ? 1913 ईस्वी में और चौथे भाग का प्रकाशन 1934 ईस्वी में हुआ। ये इनकी किताब के बारे में जानकारी है। इन्होंने लगभग 4519 कवियों का जीवन वृत्त अपनी कविता में दिया है, यानी बायोग्राफी, पूरा वर्णन इन्होंने निकाला। ठीक है, और इनकी विशेषता क्या है? अनेक अज्ञात कवियों को इन्होंने प्रकाश में लाया तथा उनके साहित्यिक महत्व को भी स्पष्ट किया। आप देख पा रहे होंगे इनसे पहले जितने लेखक थे उनकी संख्या कम थी, ये सीधे 4519 कवियों को लेकर आते हैं अपनी किताब में और इनका योगदान यह है कि इनसे पहले जिन भी लोगों ने इतिहास लिखा उनसे अधिक खोज करके, उनसे अधिक मेहनत करके ये ऐसे ऐसे अज्ञात कवियों को लेकर आते हैं और उनके महत्व को बतलाते हैं, उनका पूरा जीवन वृत्त देते हैं कि ये प्रामाणिक हो जाते हैं उनसे भी अधिक जो इनसे पहले लिख चुके थे इतिहास ग्रंथ। तो जैसे जैसे इतिहास लेखन की परंपरा आगे बढ़ रही है वैसे वैसे आप देखेंगे कि और तथ्य निकल के सामने आ रहे हैं और महत्वपूर्ण जानकारियां आ रही हैं और वो भी प्रामाणिक रूप से। ठीक है, तो ये मिश्र बंधु का योगदान रहा। अब बात करते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। हिंदी साहित्य के आंगन में पांव रखने वाले प्रत्येक विद्यार्थी, प्रत्येक पाठक के लिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल किसी शक्तिपीठ जैसे, मतलब कहने का मतलब है किसी तीर्थ स्थल से कम नहीं है। किसी इनका जो प्रभाव है हिंदी साहित्य में वो इतना व्यापक है कि जैसे आप किसी प्रदेश में घूमने गए और आपको पता चला कि फलाना मंदिर, फलाने देवता का मंदिर यहाँ पे काफ़ी प्रसिद्ध है, तो लोग जरूर मत्था टेक कर आते हैं। ठीक उसी तरह से हिंदी साहित्य के आंगन में जो भी व्यक्ति प्रवेश करता है वो एक बार जरूर रामचंद्र शुक्ल को दर्शन करता है और रामचंद्र शुक्ल के विचारों को पढ़ता है, समझता है, उनका अनुकरण करता है, यानी मील का पत्थर कह सकते हैं। तो ये ऐसे पूजनीय व्यक्ति हैं, ऐसे पूजनीय देवता है, ऐसे पूजनीय लेखक है जिनको दरकिनार करके आप हिंदी साहित्य नहीं समझ सकते हैं। तो इनका क्या योगदान है? नागरी प्रचारिणी सभा नाम की एक कमेटी थी जो हिंदी साहित्य को लेकर बहुत काम इनका रहा है, काशी में रही है। नागरी प्रचारिणी सभा, आप यहाँ एड्रेस भी लिख सकते हैं, काशी में ये संस्था थी। ठीक है, तो ये नागरी प्रचारिणी सभा काशी के द्वारा प्रकाशित हो रही थी एक किताब जिसका नाम था हिंदी शब्द सागर। एक किताब निकल रही थी उस संस्था से
और उस किताब की भूमिका के रूप में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा था हिंदी साहित्य का इतिहास, जो कि बाद में जो कि यह किताब आ रही थी 1929 ईस्वी में। उन्होंने भूमिका लिखी और भूमिका इतनी अच्छी लिख दी उन्होंने। अब सोचिए कि भूमिका इतनी अच्छी रही कि बाद में यह एक स्वतंत्र किताब के रूप में उपस्थित हो गई। तो भूमिका कोई 2-4 पन्नों की तो होगी नहीं, बहुत बारीकियां रही होंगी। तो हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन 1929 में हो रहा था और वहां उन्होंने हिंदी साहित्य का विकास नाम से भूमिका लिखा और यही स्वतंत्र पुस्तक के रूप में हमारे सामने आ गई। तो इनका एक तो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है कि नागरिक प्रचारिणी सभा काशी द्वारा प्रकाशित हो रही एक किताब में इन्होंने ऐसी भूमिका लिखी कि वो अब हिंदी साहित्य के इतिहास, हिंदी साहित्य के विकास के नाम से प्रकाशित हुई। अगला बिंदु देखिए, अब इस किताब में जो कि हिंदी साहित्य के इतिहास के रूप में स्वतंत्र रूप से जब किताब आती है तो उस किताब में शुक्ल जी लगभग 1000 कवियों और लेखकों को शामिल करते हैं। 1000, ये नंबर आप याद रखिएगा, इनके किताब में लगभग 1000 कवियों और लेखकों का जिक्र है। आचार्य शुक्ल ने जो काल विभाजन किया है उसके अंतर्गत हिंदी साहित्य के 900 वर्षों के इतिहास को वे 4 सुस्पष्ट काल खंडों में विभक्त करते हैं। ये इनका सबसे बड़ा योगदान है कि ये 4 सुस्पष्ट काल खंडों में विभक्त करते हैं। और आपको मैं बताऊं कि आचार्य शुक्ल जब इतिहास लिख रहे थे तो अपने किताब में उन्होंने जिक्र किया है कि उन्होंने शिवसेन सेंगर, जॉर्ज ग्रियर्सन और मिस्र बंधुओं के इतिहास से कुछ सामग्री ली है और उस सामग्री के आधार पर वो और भी अधिक प्रामाणिक इतिहास लिखने में सफल हुए हैं। तो उन्होंने एक तो योगदान को सुनिश्चित किया और बताया, श्रेय भी दिया। अब आगे बढ़ते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जो इतिहास ग्रंथ लिखा ना, मूल रूप से वो 3 रूप में आती है, कोई एक किताब नहीं थी। तो पहला जो ग्रंथ है वो हिंदी साहित्य की भूमिका है, जो कि 1940 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। उसके बाद हिंदी साहित्य उद्भव और विकास नाम से उनकी दूसरी किताब आई, जो कि 1952 में प्रकाशित हुई। फिर हिंदी साहित्य का आदिकाल, जो कि ये भी 1952 में आती है। तो इस तरह से यदि हम द्विवेदी जी के योगदान पर चर्चा करें तो ये 3 इतिहास ग्रंथ के द्वारा वो लेखन की परंपरा में योगदान दे रहे हैं और तीनों की किताब की अपनी अलग अलग भूमिका है, मतलब अलग अलग महत्व है, अलग अलग विशेषता है। इस वजह से यह 3 किताब का जिक्र होता है। और फिर बात करते हैं जो है डॉक्टर राम कुमार वर्मा। इनकी किताब एक ही मिलती है, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, जो कि 1938 में आई थी। डॉक्टर राम कुमार वर्मा की एक ही किताब है, उनका प्रकाशन वर्ष भी ठीक है, आलोचनात्मक इतिहास इन्होंने लिखा। तो आपको मैं एक चीज बता दूं कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा बहुत हद तक शुक्ल जी को फॉलो करते हैं अपने मतांतर में। तो यह तो ऐसी जानकारी रही जो कि आप हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में, इसे आप ऑब्जेक्टिव रूप में भी ले सकते हैं। तो हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में कुल 7 लेखकों का योगदान है, उनकी किताब का नाम, उनकी किताब का प्रकाशन वर्ष और एक लाइन में उनकी विशेषता। अब आपको लग रहा होगा इन दोनों की विशेषता क्यों नहीं, क्योंकि जब आप एक दीर्घ प्रश्न का उत्तर तैयार करेंगे तो वहाँ पर आपको ये सारे जिक्र करना एक एक लाइन में आवश्यक है नहीं भी है, क्योंकि ऊपर जितने भी लेखक हैं ना उनकी इतनी बातें हो रही हैं। और मैं बताऊं कि इतिहास लेखन की परंपरा में बहुत सारे कवियों का योगदान है, बहुत सारे कवि नहीं, लेखकों का योगदान है और उन सारे लेखकों का जिक्र करना संभव नहीं है। आप केवल उनका नाम का जिक्र कर दे यही बहुत है। जैसे सुमन राजे की भी 2003 में किताब आई थी, अभी भी लोग लिख रहे हैं, क्योंकि इतिहास बदलने के साथ साथ, समय बदलने के साथ साथ चीज़ें घटती रहती हैं, बढ़ती रहती हैं, इसलिए इतिहास लेखन तो जारी है। हज़ारों किताबें उपलब्ध है इतिहास लेखन के ऊपर, तो आप सबको नहीं लिख सकते। एक तो फैक्ट ये समझिए, जिन विद्वानों के लेखन पर आपको बहुत अधिक गहराई से प्रश्न का उत्तर देना था या उनके बारे में बतलाना था, सो आपको स्क्रीन पर नजर आ चुका। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है कि राम कुमार वर्मा की विशेषता नहीं बताई गई है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की विशेषता नहीं बताई गई है, तो क्या करें, घबराने की जरूरत नहीं है। ऑब्जेक्टिव मोड में आपने समझ लिया कि आपको किस तरह से, किस फ्रेम के तहत, किस आधार पर खड़े होकर एक दीर्घ प्रश्न का उत्तर तैयार करना है। अब ये दीर्घ प्रश्न के उत्तर को तैयार करने के लिए आपको थोड़ी दिक्कत होगी कि इतने से तो काम होगा नहीं, तो उसकी चिंता करने की भी जरूरत नहीं है।
E2E क्लासेस के एप्लीकेशन उपलब्ध है। उस एप्लीकेशन पर आप जाकर आसानी से पीडीएफ नोट्स जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। और पीडीएफ नोट्स में मूल आंसर का जो आधार है वो यही सारे बिंदु होंगे, बस उसमें कुछ पैराग्राफ और ऐड होंगे, ठीक है। तो आप बिल्कुल सहजता से एप्लीकेशन पर जाइए और वहां से नोट्स आप उपलब्ध कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा। तो वीडियो और नोट्स के जरिए आप बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।